हेलो, मैं डॉक्टर शशि कश्यप गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जामुल में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का अर्थ है कि जब हम कोई अकाउंट्स को द्विपृष्ठीय प्रणाली के आधार पर बनाते हैं तो उसे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कहा जाता है। द्विपृष्ठीय प्रणाली मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम, जिसे लुकास पैसोली ने करीब 600 साल पहले अपने बुक में इस सिस्टम के बारे में और इस सिस्टम के रूल्स के बारे में मेंशन किया था। और इन 600 सालों में हम सेम रूल्स को अभी भी अप्लाई करते चले आ रहे हैं। द्विपृष्ठीय प्रणाली के आधार पर जब अकाउंट रखा जाता है, अकाउंटिंग की जाती है, तो उसके 4 चरणों में हम उसे कंप्लीट करते हैं। पहला चरण होता है कि जब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनका हम विश्लेषण कैसे करें, तो वो पहला स्टेप होता है। दूसरे चरण में हम ये देखते हैं कि जर्नल बुक में उन व्यवहारों की कैसे एंट्री की जाए। तीसरा चरण होता है कि जर्नल एंट्रीज को लेजर में यानी कि खाता बही में कैसे पोस्ट किया जाए और उसके बैलेंसेस से कैसे एक तलपट तैयार किया जाए। जब ये तीसरे चरण में तलपट हम बना लेते हैं तो चौथे चरण में उस तलपट के आधार पर सारे एग्जिस्टिंग एंट्रीज को लेते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और हम चिट्ठा तैयार करते हैं। तो आज जो ये 4 स्टेप मैंने आज आपको बताया है, इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू के 2 स्टेप्स को कवर करते हैं। तो शुरू के 2 स्टेप्स में हमने क्या देखा कि ट्रांजैक्शंस का विश्लेषण कैसे करना है और दूसरा कि ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में कैसे एंटर करना है। चलिए, तो फिर हम ये बात करते हैं कि एक बिजनेस हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि एक पर्सन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करते साथ ही उसके व्यवहार शुरू हो जाते हैं। तो वो अकेला बिजनेस जो है और उसका जो मालिक है वो दोनों अलग अलग एंटिटी होती है, अस्तित्व होता है। तो हम एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ट्रांजेक्शन्स को आप समझते हैं। तो जैसे ही बिजनेस ने अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते साथ ही हमको ये देखना है कि हर व्यवहार के कम से कम 2 इफेक्ट या 2 प्रभाव तो ज़रूर होंगे। इसीलिए हम इस प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम या द्विपृष्ठीय प्रणाली कहते हैं। तो कम से कम हर व्यवहार के 2 प्रभाव निश्चित होते ही हैं। 2 से ज़्यादा प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो 2 प्रभाव होंगे उसके लिए 2 अकाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कौन से 2 अकाउंट हैं जो वो ट्रांजैक्शंस को प्रभावित करते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा खाते प्रभावित हो रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब वो कौन कौन से खाते हैं। जैसे ही हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि खाते हमारे कौन से हैं, तो अब हम उसको कैटेगराइज वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकरण का आधार क्या होगा कि जो अकाउंट है वो 2 भागों में विभक्त है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट मतलब कि व्यक्तिगत खाता, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट जैसे कि अव्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट को पहले हम समझ लें अच्छी तरीके से। जो व्यक्तिगत खाता होता है उसमें हम सिर्फ व्यक्तियों के नाम या फिर किसी व्यक्ति के साथ में अगर कोई बिजनेस व्यवहार करता है तो उन खातों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं और उसको फिर से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है कि जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं, प्राकृतिक मनुष्य होते हैं, उसके साथ अगर बिजनेस ने कोई व्यवहार किया तो उनके नाम को हम इसमें शामिल करते हैं। और दूसरा भाग होता है कृत्रिम व्यक्तियों का। अगर किसी कृत्रिम के पहले तो आप जान लीजिए कि कृत्रिम व्यक्ति किसे कहते हैं। कृत्रिम व्यक्ति का अर्थ होता है कि अगर बिजनेस ने किसी बैंक के साथ व्यवहार किया तो बैंक का नाम कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। अगर वो किसी निगमित इकाई के साथ कोई डीलिंग करता है तो उसका भी नाम जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी नेचुरल पर्सन हो या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसके साथ अगर बिजनेस ने व्यवहार किया तो वो खाते, उनके नाम के खाते जो है हमारे इस अकाउंट के अंतर्गत चले आते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था अव्यक्तिगत खाता का, अव्यक्तिगत खाते को हम 2 भाग में विभक्त करते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक खाता और दूसरा होता है हमारा नाममात्र खाता। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो वास्तविक खाता होता है उसमें हम सिर्फ माल से संबंधित ट्रांजैक्शंस को लेते हैं और जितनी भी संपत्तियां होती हैं, चाहे फिर वो स्थायी संपत्तियां हों चाहे वो चालू संपत्तियां हों, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है।
तो ये हो गया हमारा वास्तविक खाता। वास्तविक खाते के बाद में जो दूसरा भाग मैंने बताया वो है हमारा नाममात्र खाता। नाममात्र खाते को भी हम दो भाग में विभक्त कर रहे हैं। बहुत आसान है इसे समझना। पहला भाग होता है कि जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और दूसरा नॉमिनल अकाउंट का भाग होता है कि कोई भी अगर लाभ है और कोई भी आय है तो उसे भी हम नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। तो अब यहाँ तक हमको ये समझ में आ गया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स है हमको इसको ये दो पार्ट या फिर हम जिसे कह लेते हैं कि अल्टीमेटली इसके तीन भाग हो रहे हैं। कैसे हो रहा है? एक पर्सनल अकाउंट हो रहा है, एक रियल अकाउंट हो रहा है और एक ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम इनको तीन भागों में हमने विभक्त कर दिया। इसे कहा जाता है कि कैसे व्यवहार का विश्लेषण किया जाए। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। जैसे ही विश्लेषण हो गया तो अब हमें क्या करना है कि जर्नल बुक में इन ट्रांजैक्शंस या व्यवहार की एंट्रीज करना है। अब एंट्रीज का आधार क्या होगा? तो जो खातों को हमने अभी विभक्त किया है अब उसके रूल्स हमको बनाना है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि लुकास पैसियोली ने 600 साल पहले जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स बनाए थे अभी भी हम वही रूल्स को लेकर चलते हैं। तो रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा। अल्टीमेटली मैंने बताया कि तीन अकाउंट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में हमारा जो रूल होता है वो ये है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को आप डेबिट कर दीजिए और देने वाले को आप क्रेडिट कर दीजिए। कहने का अर्थ है कि उसमें हम जो आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन्स को हम लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति पा रहा है, चाहे वो नगद हो, चाहे वो माल हो या कोई भी संपत्ति हो, अगर वो पा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। और अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसके पास से कोई संपत्ति के रूप में जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके नाम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? पाने वाले को हमने डेबिट किया और देने वाले को हमने क्रेडिट किया। तो ये रूल हमारा किसका बन गया? पर्सनल अकाउंट का। उसके बाद है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में हमें सिर्फ माल को ध्यान में रखना है और जितनी भी संपत्तियां होती हैं उसे हमें लेना है। तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस के अंदर आने वाले हर संपत्ति या वस्तु को हम डेबिट करेंगे और बिजनेस से बाहर जाने वाले हर वस्तु और संपत्ति को हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नाममात्र खाता। नाममात्र खाते को मैंने क्या बताया था कि दो पार्ट में हमें उसे विभक्त करना है। पहला है कि जितने भी व्यय हैं और हानियां हैं उसे हम लेंगे और दूसरा पार्ट है कि जितने भी लाभ हैं और आय हैं उसे हम लेना है। तो फिर से वही कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसे देखना है। तो एक वर्ष के अंतर्गत होने वाले जितने भी व्यय हैं, हानियां हैं, आय है, लाभ है, उससे हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। और इसका जो रूल होता है कि आप जितने भी डेबिट में आप सिर्फ एक्सपेंसेस और लॉसेस को लीजिए और क्रेडिट में हम सिर्फ इनकम और गेन्स को लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि जर्नल बुक में जब हम एंट्री करते हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक पर्सन ने, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब इस जो भी हम एंट्री करेंगे जर्नल बुक में उसमें राम के कहीं भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि राम जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और राम और बिजनेस इन दोनों की एंटिटी अलग अलग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब तक वो कैश नहीं लेकर आएगा या उसमें कोई संपत्तियों को शामिल नहीं करेगा वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। सो सिंपल रूप में हम ये देखते हैं कि अगर एक बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया तो हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो खाते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कैश लगाया गया बिजनेस में तो कैश बिजनेस में आ रहा है और लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मालिक। तो मालिक का नाम तो हमें लेना नहीं है, वहाँ पर हमें मेंशन नहीं करना है। तो मालिक की जगह रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम बनाते हैं और वो होता है कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से वो भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो भी कहाँ चला जाता है? पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। तो दो खाते हमने देखा। एक हमने देखा रोकड़ खाता जो कि वो किसको बिलोंग कर रहा है? वास्तविक खाते को। और दूसरा हमने देखा कैपिटल अकाउंट, वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है हमारा पर्सनल अकाउंट को। अब उसके रूल्स को आप देख लीजिए। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? बिजनेस में आने वाले हर संपत्ति या वस्तु को हम डेबिट करते हैं। तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो इसलिए हमने उसे क्या करना है? डेबिट करना है। और
देने वाला व्यक्ति कौन है, राम, तो राम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पूंजी खाता, तो इसलिए हमने क्या करना है, पूंजी खाते को क्रेडिट करना है। इस तरीके से जो जर्नल बुक में एंट्री की जाएगी उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। इसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि अब राम ने माल खरीदा, तो अगर राम ने माल खरीदा, किससे खरीदा है वो चीज़ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है माल खरीदा, तो इसमें हमें कुछ एजम्पशंस लेना पड़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी पर्सन का अगर नाम नहीं दिया है तो हम उसे नगद व्यवहार लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो खाते फिर प्रभावित हो रहे हैं, एक हो रहा है माल खाता और दूसरा हो रहा है हमारा रोकड़ खाता। तो माल और रोकड़ खाता दोनों ही किससे संबंधित है, वास्तविक खाते से। वास्तविक खाते का जो रूल है वो दोनों एक ही इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर माल खाता है और रोकड़ खाता है, माल आ रहा है और रोकड़ जा रहा है, तो आने वाले को डेबिट कर दीजिए और जाने वाले को क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हमारी क्या बन रही है, माल खाता डेबिट मीन्स गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे हम, और कैश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो गुड्स है, गुड्स को भी बाइफरकेट किया जाता है, चार अकाउंट्स में बाइफरकेट किया जाता है, जैसे कि परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। इस तरीके से उसे बाइफरकेट करके हम गुड्स ना लिखकर अगर परचेस किया गया तो परचेस अकाउंट, सेल किया गया तो सेल्स अकाउंट, और इस तरीके से फर्दर हम उसके एंट्रीज करते चले जाते हैं। तो ये से परचेस की एंट्री हो गई, परचेस के साथ ही हम सेल्स की भी सेम उसी तरीके से एंट्री करेंगे। और अगर सपोज, ये तो मैंने अभी दो अकाउंट के बारे में आपको बता दिया, अब हम एक ऐसा ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें नॉमिनल अकाउंट के भी खाते प्रभावित हो रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि एक वर्ष की जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उस वर्ष में जितने भी हमारे आयगत व्यय होते हैं या हानियाँ होती हैं या लाभ होते हैं, उनको भी हम नॉमिनल अकाउंट में, उनकी भी हम एंट्री करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के आधार पर। तो अगर सपोज कर लीजिए कि वे अगर किसी बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन दिया गया, तो वेतन दिया गया तो इसमें फिर से दो अकाउंट्स आ जाते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं। एक हो रहा है हमारा वेतन खाता, और वेतन किस रूप में दिया जा रहा है, रोकड़ के रूप में दिया जा रहा है, तो वेतन खाता और रोकड़ खाता। तो अब यहाँ पर उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट जो कि वेतन खाता है, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। तो फिर आप उसके रूल्स को अप्लाई कर लीजिए। सैलरी एक्सपेंडिचर है, हम उसे डेबिट कर देंगे, और कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट का रूल्स फॉलो करते हुए। तो अब हमारी एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट भी इस तरीके से करा हो गया। तो बस हमें ज़रूरत है जर्नल एंड बुक में एंट्री करने के लिए कि उसके रूल्स, गोल्डन रूल्स जैसे हम कहते हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए। गोल्डन रूल्स अगर आपको क्लियर है, आपको ये पता है कि कैसे ट्रांजैक्शंस के खातों का वर्गीकरण करना है, तो आपको कभी भी जर्नल एंट्री में कोई परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।